डिप्लोमेट्स को देखनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में अगर आप जाएं यूनाइटेड नेशन की कभी बिल्डिंग में या स्टेट डिपार्टमेंट में, इवन पाकिस्तानी एम्बेसी का कभी विजिट करें, इंडियन एम्बेसी का सॉरी, तो आप देखेंगे कि वो बड़े मुतहर्रिक हैं। वो एक नेशनल ड्यूटी समझते हैं, 24 घंटे, ठीक है, वो ये काम करते हैं, 365 दिन वो इंडिया की लॉबिंग करते हैं। फिर इंडिया ने वहां पे मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो भी अमेरिका की लॉबिंग करना कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, पाकिस्तान भी कर ले अपनी लॉबिंग। ये तो कह देते हैं ना, एक तो होता है पैसा लगता है, पैसा हमें भी देना चाहिए और देते भी होंगे। दूसरा ये है कि कंसिस्टेंट काम करना है हमारा। जितने डिप्लोमेट बाहर जाते हैं आप उठा के देख लें लिस्ट, जब ड्यूटी से वापस आ रहे होंगे अमेरिका या लंदन का टेन्योर काट के, तो या एक दो बच्चे वहां छोड़ेंगे पढ़ने के बहाने माजी में, पासपोर्ट मिल जाएगा, या वो रिटायरमेंट के बाद खुद भी उन मुल्कों में जाके सेटल होते हैं। एक कोठी इस्लामाबाद में होती है, एक लाहौर में, और एक घर वहां होता है। हमारी कुछ प्रायोरिटीज और हैं। इंडिया को आप ये माने तो उनके डिप्लोमेट्स भी बड़े नेशनलिस्ट हैं, और मुसलसल कोई भी पार्टी हो बहुत सारे मामलों के ऊपर वो इकट्ठे चलते हैं। नेशनलिस्ट की तो वैसे यहाँ पर भी कमी नहीं है, सिर्फ इनके क़िबले दुरुस्त करने की जरूरत है, और अब वो क़िबले कौन दुरुस्त करेगा और कब सही होंगे पता नहीं कब होंगे। देखिए टाइम इज ऑफ एसेंस। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये शहरियार खान साहब गए हैं दिल्ली, ऐसे ही जहाज पकड़ा, बिजनेस क्लास ली, एक आधा साथी लिया, पहुंच गए दुबई, दुबई से दिल्ली, 5 स्टार होटल बुक कराया, गाड़ियों के खर्चे दिए। सेठी साहब भी 6-7-8 लाख रुपए का बेड़ागर कर रहे हैं, ना किसी ने बुलाया, ना को बात करना चाहता था, खुद ही मिलने गए फोन करके, अगर उन्होंने छुट्टी करा दी। वजह ये होती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके मुशावरत करके चलता है। ये शुतर बेमहार, ना अपनी इज्जत का ख्याल, ना मुल्क की इज्जत का ख्याल। अभी भी वक्त है कि कह दें कि अगर वर्ल्ड T20 इंडिया में हुआ तो पाकिस्तानी टीम सेफ नहीं है, हम नहीं आएंगे। जरूरत कैसे पैदा करें, कह देना सर, बाबा कैसे पैदा करें। भारतीय टीम आ गई, पहले कौन सी यहाँ पे क्रिकेट के मैदान बहुत ज्यादा आबाद है। आंखों की होता क्या है, ना आंखों की भूख भरती, ना पेट की भूख भरती है, टांगे कब्र में आ जाती हैं, बैंक भरे हुए होते हैं, खुल के बात नहीं होती, जैसे किसी के बाप के नौकर हो। कहते क्यों नहीं है, कह के देखें आप, इंडिया को मुसीबत पड़ जाएगी, आपको पता लगेगा कि रेवेन्यूज के शॉर्टफॉल आपको नजर आना शुरू होगा, दुनिया चौंक जाएगी। आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हमारे पाकिस्तानी, वो ज़हीर अब्बास साहब, वो बात ही नहीं हो रही। दुनिया की टीमें कहती हैं हम नहीं आएंगे, आईसीसी कहती है जी वो आना नहीं चाहते। आपके मुल्क में सिक्योरिटी का इशू, जिम्बाब्वे के तरले करके लाते हैं, क्या हो रहा भाई, आपको शर्म नहीं आती? ये पाकिस्तान अपनी इज्जत के नफ्स नहीं है तो पाकिस्तान साहब को देख लें, हमारे एक्टर्स को देख लें, क्या करने, हमारे पॉलिटिशियंस को देख लें। सर ये तो मेरा आपसे सवाल है, सर क्या करने जाते हैं? अगर इस तरह से आमद नहीं होती, हमें भी मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए गया तो मैं भी हूँ 8 दफा, आप भी गए हैं, सारी बातें भाई बाबा, जब सिचुएशन नजर आ रही है कि वो उठा के मारेंगे, वो मारते भी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इज्जत भी नहीं करते, मुंह पे कहते हैं इधर पैसे कमाने आते हो, लानत भेजो। तो अपनी इज्जत कैसे करवानी है ये भी इनको सिखाना पड़ेगा। ये मैं आपको पूरे कौमी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ के जहाज से शुरू हुआ हूँ मैं, और मैं आ गया हूँ बीसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, गुलाम अली तक। वो एक यहाँ से गया था, वो अदनान समी, वो वहां बैठ गया, किसी एक एम्बेसडर का बेटा था, बड़े जिम्मेदार, अरशद समी खान का, नेशनैलिटी ले ली। ये पीछे वो रात फतेह अली गया तो उसको भी, उनको तो शर्म ही नहीं, वो बदमाशी करते हैं और जान के करते हैं ताकि वाकयात बढ़ते जाएं। इनको शर्म नहीं है। इश्तिहार बनाना इंडिया जा रहे हैं, मॉडलिंग करनी इंडिया जा रहे हैं, लक्ष्य उनकी फिल्मों के अंदर गाने तो सारे हमारे जो है वो सिंगर्स के चलते हैं, क्या अली जफर हो, क्या आतिफ असलम हो, क्या मतलब आपके राहत फतेह अली खान हो। आप सारा कुछ कह रही हैं, आपको पता है $5 अरब के करीब जितनी मर्जी मुसलमानों की ग्लोरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस हों, एक्टर्स हों या मौसीकार हों या के आसिफ जैसे मुगल आजम के डायरेक्टर हों, $5 अरब पे रेवेन्यू जा रहे हैं बॉलीवुड के। और आपको पता है अमेरिका के $50 अरब क्यों है? वहां सिनेमा में टिकट की कीमत ज्यादा है। अगर इंडिया भी टिकट की कीमत ज्यादा रख दे तो तकरीबन मेरे ख्याल दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन जाती है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की एनीवेज जी, दिस इज हाई टाइम। इससे बिल्कुल ये नतीजा अखज़ करते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, गालिबन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का। एनीवेज कॉलर्स भी शामिल करने थे, लेकिन अभी पहले ब्रेक पर जाते हैं, वापस आगे। ये सियासतदानों की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करते, लेकिन आपने तो खोखला करके रख दिया। देखें, बात यह है कि बदकिस्मती से भारत हमसे 3 जो कार्ड खेलता है बेहतर तरीके से। नंबर 1 है वो दुनिया को बताता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, और वाकई उनका इलेक्शन कमीशन परफेक्ट इलेक्शन करवाता है। हमारे यहाँ इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। नंबर 2, हमारी लीडरशिप इंटरनेशनल सतह की और नेशनल सतह की कैलिबर की हम बना ही नहीं सके। जो लीडर होते हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ने देते, जो आगे बढ़ते हैं उनके ज़हन दिमाग यहाँ से फारिग होते हैं। तीसरा, इंडिया देखें खुद चाइना के साथ मिलकर एक नया बैंक, वर्ल्ड बैंक के बराबर का बैंक बना रहा है, और दुनिया की खुद तीसरी सुपर इकोनॉमिक ताकत बनना चाहता है। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ, नंबर 1 पाकिस्तान में मुस्तहकम और
ट्रांसपेरेंट जमहूरियत का ना होना है। नंबर 2, यहाँ की लीडरशिप का सतही होना है, अच्छे लीडर होने चाहिए यहाँ मुल्क में। नंबर 3, हम एहसास कमतरी का शिकार है, मिनासर कौम। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी होती तो फिर सुपीरियर लीडरशिप भी हमें मिल चुकी होती। मैं बताऊं, और इसके अलावा हमारे एक और प्रॉब्लम नेशनलिज्म का है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, बहुत से तरीके हैं इसको प्रमोट करने, इस पर पूरी बात हो सकती है। जब तक हम पाकिस्तानी कौमियत और नेशनलिज्म को मजबूत नहीं करते, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करते, अपनी लीडरशिप को इमर्ज नहीं करते और हर सतह पर रिफॉर्म नहीं करते, पाकिस्तान को माशी और लीडरशिप इमर्ज होगी और उसमें चाइना भी बहुत कॉम्पिटिटर है। लेकिन चाइना का साउथ चीन के हवाले से, सी के हवाले से झगड़ा है बाकी मुल्कों से, या जो उसके दावे हैं उस पर भारत ने पोजीशन ली है अमेरिका के साथ और साउथ एशिया ईस्ट एशिया के मुल्कों के साथ। जो भारत के और इंडिया के जो इश्यूज हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का मामला है, या ये जो एक्साइचन के हवाले से जो बॉर्डर लाइन है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह रहे थे शेख साहब, इसमें जब पिछली दफा चीन के सदर गए भारत, तो उस वक्त चीनी वो जो थे सिपाही रेड आर्मी के, वो क्रॉस कर गए थे वो, और बड़ा ये एम्बेरसमेंट हुई थी। ये जो दौरा हुआ है इसमें बहुत सिंबलिज्म बहुत था एक लंबे अरसे के बाद। मतलब इतना बड़ा इस्तकबाल किसी हिंदुस्तानी लीडर का पिछले 30-40 साल में, जब चीन हिंद भाई भाई होते थे। एक जमाना था ये जो पंचशीला और ये आप कह रहे हैं हिंद चीनी भाई भाई 62 की लड़ाई के बाद ये पहला मौका है कि इतना बड़ा इस्तकबाल और पुरजोश इस्तकबाल हुआ है। और ये वैसे ही है जैसे गुजरात में मोदी ने करने की कोशिश की। एक बात कुछ हमें यहाँ जाननी चाहिए पाकिस्तानी नाजरीन को, कि मोदी जो है जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो बड़ी कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर का और चीन के कॉर्पोरेट सेक्टर में ताल्लुक बने। चीन का कॉर्पोरेट सेक्टर भी हिंदुस्तान की मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पे 80 करोड़ की मार्केट है इंडिया में ये चीनी ये जो स्मार्टफोन है। दूसरा फोन मिलता है कोई $1000 का, वो मिलता है कोई $100 का। अब इतनी बड़ी मार्केट है। फिर एक कॉम्बिनेशन, एक बड़ा अच्छी फॉर्मुलेशन आई है इंटरेस्टिंग, कि सॉफ्टवेयर इंडिया का और हार्डवेयर चाइना का। अब लेकिन ये वो चाह रहे हैं, अब इंडियन मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी हैवी सरमायादारी की जरूरत है अगर उन्होंने आगे बढ़ना है। लिहाजा चीन और हिंदुस्तान के जो इख्तलाफात हैं उनके बावजूद हिंदुस्तान चाहेगा, और इतने बड़े डेफिसिट के बावजूद, यानी जो तजारती खसारा है वो इकोनॉमिक टर्म्स में उसे कुछ और तरीके से लिया जाता है। इंडिया चाहता है कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है FDI वो आए, और चाइना वो करने को तैयार है। और चाइना का पैसा भी है, जैसे पाकिस्तान में लगा रहे हैं इस कॉरिडोर में। लेकिन जो इश्यूज हैं वो उनके दरमियान इख्तिलाफी इशू मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर अरुणाचल प्रदेश में वो जो क्लिप करते हैं, क्या स्टेपल करते हैं वीजा को साउथ। हाँ, और ये जो आप कह रहे थे वो वहां पे नहीं मिलेगा एयरपोर्ट पे वीजा, वो मिलेगा वीजा होगा। ई वीजा का तो किया है इन्होंने, वो मैंने तफसील पढ़ी है। वीजा है वो, ई वीजा तो उन्होंने ऐलान किया वहां जाके, लेकिन बाद में जाके किया, इससे क्या करेंगे अराइवल पे। उसकी वजह है कि इंडिया को टूरिज्म चाहिए, अगर ट्रेड बैलेंस करने के लिए एक टूरिज्म भी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी एरियाज है जिसमें इंडिया स्ट्रॉन्गर है चाइना से, और चाइना को जरूरत होगी, और इंडियन चाहते हैं एक्सेस मार्केट तक हो। फार्मास्यूटिकल में इंडिया चाइना से स्ट्रॉन्गर है, बहुत स्ट्रॉन्गर है। दुनिया भर की आईटी में चाइना से स्ट्रॉन्गर है। यस, चाइना स्ट्रॉन्गर है। आईटी इंडस्ट्री कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें इंडियन जी शेख साहब कह रहे हैं कुछ। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए बहुत सारे तिजारत के बहुत सारे मौके हैं। हिंदुस्तान को ये महसूस होता है कि अगर चाइना अपना मार्केट खोले तो हिंदुस्तान के फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उनके लिए चीन में बहुत बड़ा मार्केट है। उनका ये भी कहना है, और ये कहना इस वजह से है क्योंकि चीन ने इसका 10 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर रोंगली थे तो उन्होंने कहा था कि साहब आपकी जो कंप्यूटर एक्सपर्टीज है, आईटी एक्सपर्टीज है, उससे हम फायदा उठाना चाहते हैं और आपके लिए आईटी मार्केट में चीन में जगह है। अब उस अरसे में चीन ने खासी पेशरफ्त की है आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद मेरी नज़र में ये जो अभी इम्तियाज आलम साहब ने बात की कि हार्डवेयर चीनी और सॉफ्टवेयर हिंदुस्तानी, इसकी
عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اذیت اٹھانی پڑتی ہے، فورنرز آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ڈیسٹینیشن پر پہنچ نہیں پاتا، پراپر ڈیسٹینیشن پر. خاور صاحب یہ انکوائری کوئی پھل لے پائے گی، کوئی فروٹ نکلے گا اس کا؟ جس ملک کے اندر ابھی کل آپ نے دیکھا دریائے راوی کے اندر 10 لوگ ڈوب کے مر گئے. اب دریائے راوی کہاں پہ؟ لاہور کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ ایک نہیں ہر روز اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اسلام آباد کے اندر دن دہاڑے کا صبح ارلی مارننگ پولیس والے روکا، بندہ رکا نہیں، آپ نے گولی مار دی. وہاں پہ جہاں ایسا ملک جہاں پہ انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کل ایک حادثہ ہوا، ہم نے پچھلے دنوں سٹوری بھی کی، ایک بس کا حادثہ ہوا ہے، بچوں کی اسکول جانے والی ٹرین کا اس کے ساتھ وین کے ساتھ ہوا، کیا 6 کے 8 بچوں کی جانیں ضائع ہوگی. ایسا ملک جہاں پہ انسانی جانوں کی قدر و قیمت نہیں. آپ بات کر رہے ہیں اپنے سامان کو، سامان چلو کم از کم تھوڑا بہت آپ کو مل تو جاتا ہے نا. میرا سوال آپ سے سہیل جو میں اکثر پوچھتا ہوں، سول ایویشن اتھارٹی کس کے اندر آتی ہے؟ آپ کو پتا یہ پہلے ڈیفنس منسٹری کے اندر تھی اور وہاں پہ قدرے کچھ اس کے معاملات بہتر چلتے تھے. جب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے وہاں سے اٹھائی اور ڈالی انڈر کیبنٹ ڈویژن. کیا سول ایویشن اتھارٹی نے وہ کراچی والے معاملے کے اچھا سنیں تو صحیح نا، سول ایویشن اب شجاعت عظیم صاحب تھے. شجاعت عظیم صاحب کی آپ کو پتا ہے ان کی اپنی کمپنی تمام ایئرپورٹس پہ پرائیویٹ کمپنی ہے، وہ ساری جو یہ بیگیج ہینڈلنگ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کمپنی کرتی ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، پر مسئلہ وہی ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ ہماری جو دیوالیہ پن ہے یہ صرف ایک سیکٹر نہیں ہے، ہر سیکٹر میں ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، سی سی ٹی وی کیمروں میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ چوری میں ملوث ہے، یہ بندہ سامان بیگ سے چرا رہا ہے، یہ بندہ حفاظتی اقدامات کی وائلیشن کر رہا ہے، جب آپ ایکشن لینا شروع کریں گے تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نا. جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے تو سوال پھر یوں سے لاہور ماڈل ٹاؤن واقعہ ہوتا ہے، 14 لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، سارا دن سارے میڈیا نے براڈ کاسٹ کیا. کیا ہوا؟ ایک طرف اگر ایکشن نہیں ہو رہا تو دوسری طرف بھی ایکشن کو انکریج نہ کیا جائے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ انسانی جانوں کی قیمت نہیں ہے، وہاں پہ سامان تو تھوڑا بہت انسانی جانیں تمام جگہ پر پوری دنیا میں جاتی ہیں، ہر جگہ پر کرائم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے ایکشن لیے جاتے ہیں. یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. جو فارنرز آتے ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں، انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں، اور پاکستانی آتے ہیں، بڑے مزدور آتے ہیں مڈل ایسٹ سے، وہاں بچارے مزدوری جاب کر کے آتے ہیں، پیسہ خون پسینے کے کمائی سے پیسہ لے کے آتے ہیں. ایشو ہے، اس کو بالکل انڈرمائن نہیں کر رہا ہے، یہ ایشو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ملک جہاں پہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی طرف آپ کے جو حکمران ہیں ان کی توجہ نہیں جاتی. وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ایشو تو وہ کہتے کیا ہے، آپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے دن کسی سے گپ شپ ہو رہی تھی کہ جی آپ یہ کیوں نہیں اس طرح یہ والا ایشو ہے آپ والا، آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹریول کون کرتا ہے؟ کوئی غریب لوگ ٹریول کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، امیر لوگ. اگر امیروں کے ساتھ تھوڑا بہت آگا پیچھے ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اچھا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے چلیں، اچھا آرگومنٹ ہے، اسی اچھے آرگومنٹ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. لیکن ایک احتیاطی تدبیر ضرور ہو سکتی ہے کہ اپنا سامان جو ہے ہینڈ کیری میں رکھیں، جو قیمتی سامان ہے جس کو چوری ہونے کا ڈر بھی ہے.